So yeah, hello everyone. In this video, we'll see the nuances to draft employment bond. So employment bond एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके लीगैलिटी पे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई लीगल है या नहीं है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भरना। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड बेसिकली होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे इंडक्शन हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, तो कंपनी मेरे से एक बॉन्ड भरवाती है। उसमें वो बोलती है कि मैं मिनिमम इस टाइम तक ये कंपनी छोड़ नहीं सकता। अगर मैं वो कंपनी छोड़ता हूँ तो मेरे को XYZ अमाउंट पे करना पड़ेगा उन लोगों को। नाउ ये XYZ अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है यूजुअली, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे न्यूएंसेस होते हैं। सो लेट्स सी इसके ड्राफ्टिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सो वेन एवर यू आर ड्राफ्टिंग एनी डॉक्यूमेंट ना, आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप 6 पॉइंट्स तो हमेशा डालें इसमें। पहला, मिनिमम पीरियड, कि अब ये जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप कंपनी की साइड से बना रहे हैं। सो यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू आर मेकिंग इट फॉर एम्प्लॉय। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे मिनिमम पीरियड कितना सर्व करेगा एक एम्प्लॉय जिसको आप हायर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी में कोई आएगा तो मैं वो 2 साल से पहले छोड़ नहीं सकता। ये हो गया। फिर आप डालेंगे नोटिस पीरियड कितने टाइम का सर्व करेगा वो। उसके बाद आप डालेंगे इन केस ऑफ ब्रीच वो कितना अमाउंट देगा। उसके बाद आप क्लॉजेस डाल सकते हैं मूनलाइट के। मूनलाइट का मतलब होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते वो कहीं और काम नहीं कर सकता। जैसे आप विप्रो में काम कर रहे हैं सुबह और रात को इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज डाल सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी कंपनी की तरफ से वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा कंप्लीट को। टर्मिनेशन क्लॉज डाल रखे हैं कि अगर वो मिसकंडक्ट करेगा तो वो हटा देंगे। और एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हैं कि डिस्प्यूट में क्या होगा। अब इसका कोई एक फिक्स परफॉर्मा या सेट तो होता नहीं है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो जो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने काम करा है, मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको वर्ड फाइल में बनाना है। वर्ड फाइल में बनाने के बाद आप इसको, जो कोर्ट के बाहर बैठे थे साइबर कैफे वाले भैया, उनके पास जाएँ, उनको बोलो कि 500 रुपये के स्टैम्प पे मेरे को निकाल के दे दो। जनरली 500 रुपये के स्टैम्प के ऊपर ही काम होता है राजस्थान के अंदर, जहाँ पे मैंने काम करा है, मेरे को नॉलेज है जिस चीज़ की। उसके ऊपर भी कर सकते हैं, पर यूजुअली 500 वाला थिंग वर्क। और इसके अलावा इसमें आता है कि नोटेरी की फिर बाद में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता नहीं होता, वो अपन वीडियो के आगे देखेंगे और इसके बाकी चीज़ें भी बना के देखेंगे। तो फर्स्ट सीधा ड्राफ्टिंग वाला एस्पेक्ट, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस। ओके, सो ये रहा एक बेसिक अग्रीमेंट, ठीक है, जो आपको बनाना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आ जाएगी कि द अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू दिस डेट, जो भी यहाँ की डेट वेट हो जाएगी। कंपनी का नाम फर्स्ट एंड लॉकेट, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओ तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ पार्थ, तो पार्थ एन इंडियन रेजिडेंट, और ये एड्रेस फेक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बोले थे वो आता है। तो सेकंड पॉइंट आप सेकंड देखेंगे, वेयर एज बी। बी बात करता है मिनिमम पीरियड की। सो इस पे लिखा हुआ है कि मिनिमम पीरियड होगा 12 महीने का, और 3 महीने का मेरे को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट एंड लॉकेट में काम कर रहा हूँ, माय नेम इज़ पार्थ, आई एम एन एम्प्लॉय, सो मेरे को, अगर मैं साइन करता हूँ तो मेरे को मिनिमम 12 महीने काम करना पड़ेगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, और 3 महीने पहले मेरे को नोटिस देना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द अमाउंट कि इन केस ऑफ ब्रीच मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है इन केस ऑफ ब्रीच इक्वल टू 6 months ग्रॉस एमुलमेंट्स ऑफ हिज और हर CTC ऑन द डेट ऑफ लिविंग। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CTC। सो CTC क्या होता है? CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी, कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा लगा रही है। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल वे, सपोज आप लोगों ने सुना होगा कि इसका 12 लाख का पैकेज है। मैं बोलता हूँ आज मेरा 12 लाख का पैकेज लगा, 12 LPA का पैकेज लगा, 12 लाख पर एनम। पर इन हैंड जब मेरे को सैलरी मिलेगी तो मेरे को हर लाख 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, मेरे को कम अमाउंट मिलेगा। क्योंकि CTC के अंदर कंपनी और भी एक्सपेंसेस जोड़ती है, जैसे आपका ग्रेचुटी हो गया, आपके अलाउंस हो गए, जैसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं, वो चीज़ें होती है। तो कॉस्ट CTC होता है कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी आपके ऊपर कितना पैसा लगा रही है। नाउ इफ़ यू सी द फोर्थ पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट द मूनलाइट। मूनलाइट का मतलब ये है कि मैं एट अ टाइम कहीं और काम नहीं करता। तो उसमें लिखा हुआ है द एम्प्लॉय शैल नॉट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अग्रीमेंट वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सिमिलर ट्रेड और बिजनेस, आइदर एज एम्प्लॉयर, पार्टनर और एडवाइजर इन एनी कैपेसिटी, ठीक है। फिफ्थ क्लॉज आ जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ से मिलेगी मैं वहाँ नहीं जाने देंगे, ठीक है। फिर एक टर्मिनेशन का पॉइंट मैंने डाल रखा है इसमें सिक्स के अंदर, कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर उसको निकाल सकता है इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट। उसके अलावा नाइन्थ पॉइंट पर आर्बिट्रेशन का क्लॉज आ जाएगा यहाँ पे, कि कोई डिस्प्यूट होती है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे। तो बस इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इसका परफॉर्मेंस चेंज होता रहता है। ओके, नाउ सी द अटेस्टेशन पार्ट इज, कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट फ्रेम कर लिया ये वाला, अब इसको अटेस्ट कराना पड़ेगा। अटेस्ट कराने के लिए आई टेल यू, मेरे मैंने करवा रखा है इसमें यहाँ पे। आई ऑल्सो शो यू द PDF एंड बेसिक न्यूएंसेस बताऊंगा आपको इसके अंदर। सो ये स्टैम्प पेपर होता है, आई डोंट नो दिख रहा है, दिख रहा है, PDF दिखा दूंगा। सो स्टैम्प पेपर के ऊपर 500 रुपये के अग्रीमेंट के ऊपर इट वर्क्स। ओके, नाउ लेट्स सी इसके न्यूएंसेस। कहाँ गया PDF ये रहा। सो PDF पे देखो, ये रहा सेम अग्रीमेंट है। मैं उसके पास गया, साइबर कैफे वाले भैया या नीचे जो बैठते हैं ना, लैपटॉप लैपटॉप बोल रहा हूँ, कंप्यूटर ले लो आके, प्रिंट आउट वाले भैया, उनको जाके बोलो 500 रुपये के स्टैम्प पे डॉक्यूमेंट निकाल दो। तो आप वर्ड फाइल लेके गए, आपने उनको फाइल मेल करी,
और वो इस पेपर के ऊपर निकाल देंगे। अब ये जो पेपर होता है ना A4 साइज़ का होता है, इसे कहते हैं स्टैम्प पेपर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मैंने पेन से कुछ लिख रखा है, ये समझाने के रेफरेंस के लिए लिख रखा था ताकि बता पाऊँ। तो ये जो एक सील होती है ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट की होती है, स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी लग गई। यहाँ पे स्टैम्प नंबर आ गया कि आपको जो इशू हुआ है। ओके, सेम वही डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके बाद आगे 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 इसको, ये नेक्स्ट पेज देखें। हाँ, अभी नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ पे इफ़ यू जूम इन ना, वो बंदा क्या करता है, एक स्टैंप लगाता है। ये स्टैंप क्या होता है, जिस बंदे को आप दे रहे हैं ना प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो एक स्टैंप लगाएगा, उसमें यहाँ पे डिटेल्स होंगी। ओके, कि वो बंदा कौन है, इसने मेरा प्रिंट आउट निकाला बेसिकली यार। तो वो यहाँ पे होगा। नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है एक, इसमें सरचार्जेस होते हैं। जो आप 500 रुपये पे करते हो ना स्टैम्प के, हालांकि 700 रुपये लेता है वो खुद की सर्विस में लाके, जो 500 रुपये देते हो ना, इसका बाइफिकेशन होता है कि इसमें सरचार्ज वगैरह कितना लगेगा और ये सब कितना लगेगा। फिर वो आपसे एक साइन करवाता है। तो जहाँ जब मैंने पार्ट साइन करा ना, आप भी साइन करोगे कि मैंने इस बंदे को हैंड ओवर करा। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। और जो ये हरा पेपर है इसके बाद वाला जिसमें निकालता है, उसको बोलते हैं पाई पेपर, F5 लीगल साइज पेपर। सो बस ये रहा वही डॉक्यूमेंट है, दो उसमें आ गए। यहाँ पे विटनेस के साइन हो जाएंगे, 2 विटनेस के, और यहाँ पे पार्टनर से साइन हो जाएंगे और सील लग जाएगी एक। अब नोटेरी से टेस्ट कराने का ऑप्शन भी आता है कि जस्ट वेट, कि आप नोटेरी से टेस्ट करा लो। नोटेरी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि नोटेरी के अंदर जो सरकारी वकील होते हैं ना, वो इसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं ना। एक चीज़ ध्यान रखना, एज फार एज आई नो, नोटेरी के अंदर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है उन वकीलों को कि आप इसको वेरीफाई करके इस पर साइन लगा दो, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर लेजिबल। ओके, अब इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अभी बात करेंगे वीडियो के अभी थोड़ी देर के अंदर, बट नोटेरी के ऊपर भी आप साइन करवा सकते हो इफ़ यू वांट। जनरली करवाती नहीं है कंपनी, क्यों नहीं करवाती बताऊंगा अभी। ओके, दिस थिंग यू कैन डू। सो यहाँ पे आपका ये बन जाता है, विटनेस 2 होते हैं, एक उनकी साइड से एक आपकी साइड से, और कंपनी जहाँ पे होती है वहीं पे सेम डे बुला करके साइन करवा के ठप्पा लगा के भैया आपका बॉन्ड भर गया। अब आते हैं इसकी लीगैलिटी के ऊपर कि भैया मैंने बॉन्ड भर रखा है, ठीक है, और मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। अब ये एम्प्लॉय की साइड से अपन बात करेंगे, ठीक है। मान लो मैं एक एम्प्लॉय, मैं FG लॉकेट में काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिली अभी के टाइम पे कंपनी से निकलने की, पर मैंने तो बॉन्ड भर रखा है और बॉन्ड में लिखा हुआ है कि जो अमाउंट होगा ना, मेरे को 10 लाख रुपये पे करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, ये बहुत ज़्यादा केस आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखो, बॉन्ड लीगल है या ना लीगल के है ना, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं जज करने के। सब ये तीनों पैरामीटर्स फुल हो गए तो बॉन्ड लीगल है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर क्या कहता है कि कंपनी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने आपको ट्रेनिंग देने में कोई कॉस्ट इनकर्ड करी है। पहली चीज़ तो ये कि जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप उनके पास आए, कंपनी बोलती है हमने आपको ट्रेनिंग देने में कुछ करा है, अमाउंट लगा है, सो वो हमारा अमाउंट खराब गया। दूसरा वो कहता है कि जो मिनिमम टाइम पीरियड था, आप मिनिमम सर्विस की ड्यूरेशन थी, आप उससे पहले ही बाहर हो गए। तीसरी कंपनी कहती है कि इस एम्प्लॉय के जाने से, मेरे लीव करने से कंपनी को लीगल इंजरी हो रही है, ठीक है, इंजरी हो रही है इन एनी वे। तो अगर ये तीनों पॉइंट प्रूफ हो गए ना, इसका मतलब बॉन्ड लीगल है, ठीक है। नाउ कम्स द अमाउंट वाला पार्ट। अब सपोज कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपये फर्स्ट जन लॉकेट के अंडर में, और मैंने इसे बॉन्ड भरवा रखा है FG लॉकेट वालों ने 20 लाख रुपए का। 10,000 सैलरी, 20 लाख का बॉन्ड भरवा रखा है कि भैया 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे वरना तो आप छोड़ नहीं सकते। ये चीज़ कोर्ट के अंदर जब जाएगी तो अमाउंट, तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा। तो मैं छोड़ सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि जो अमाउंट होता है ना, वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा कि आपने कुछ भी भरवा लिया। एक रीजनेबल अमाउंट होता है जो कोर्ट डिसाइड करता है। ओके, नाउ अब इसमें 1-2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। देखो, अब कंपनी क्या गेम खेलती है इसके अंदर में, 10 में से 9 केस होते हैं जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? आई विल टेल यू व्हाई। तो जैसे मान लो कि मैं छोड़ के चला गया FG लॉकेट, ठीक है, और मेरा 5 लाख का अमाउंट रिकवर करना था कंपनी को मेरे से कि भाई बंदा पहले छोड़ के चला गया, इसे 5 लाख का रुपये अमाउंट करो। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी दो काम करेगी। पहले तो वकील एक लेगी, तो वकील भी उनसे अच्छे खासे पैसे लेगा, ठीक है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा वकील करेगी, वो उतनी फीस लेगा। दूसरा, कंपनी एक कोर्ट फी पे करती है इसके अंदर हमेशा। इस टाइप के केसेस में कंपनी एक कोर्ट फी पे करती है। कोर्ट फी होती है यूजुअली 4 to 5%। तो मान लो कि अगर कंपनी को मेरे से 5 लाख रुपए वसूल करने थे, तो उसका 4% मान लो, 5 और 20,000 रुपये कंपनी को एडिशनली ऐसा कोर्ट फी देनी पड़ेगी। तो कंपनी सोचती है भगवान माता पच्ची में पड़े, छोड़ो इस काम को। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये एक पीनलाइज प्रोविजन नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, कि अगर कोई बॉन्ड छोड़ के जा रहा है, मतलब कंपनी छोड़ के जा रहा है, सॉरी, तो वो एक पीनलाइज प्रोविजन नहीं है। इसको पीनलाइज कंपनियां बनाती है। कंपनी क्या बोलती है कि हमारे पास ऑप्शन अभी सिविल सूट फाइल करने का होता है। सो एक काम करते हैं, जब पार ज्वाइन करेगा ना, इससे एक ब्लैंक चेक रख लेते हैं लेकर के। ये एक प्रैक्टिस फॉलो होती है, इट्स नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस पर से, बट कंपनी क्या करती है, तो आपसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ मांग लेगी या फिर आपसे एक ब्लैंक चेक रखवा लेगी। अब जैसे ही ब्लैंक चेक का रोल आता है ना, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काम में एक्ट अप्लाई होता है। तो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई हो गया, यानी ये क्रिमिनल
का रूप ले लेगा, ये प्रोसीडिंग क्रिमिनल का रूप ले लेगी। सो कंपनी व्हाट दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, कंपनी साथ में फिर ये भी बोलती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपका आ गया, आपने मान लो खाली चेक दे दिया उन लोगों को, कंपनी लगा देगी 5 लाख का जितना उनको अमाउंट रिकवर करना है, चेक बाउंस का केस बनेगा, वो क्रिमिनल की कैटेगरी में डाल देगी आपको कंपनी। फिर इस पर एम्प्लॉय के ऊपर है ना और फॉल्स एलिगेशन लगाती है। जैसे मान लो आईटी इंडस्ट्री के अंदर होती है तो बोलती है कि यार इन्होंने डेटा चुरा लिया या हमारा कोई सामान उठा के ले गया, सो क्रिमिनल एंगल देने के लिए, क्योंकि सिविल के अंदर तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती कंपनियाँ। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while drafting this thing or having a knowledge of this thing. Okay, chalo.